नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, मैं दिग्विजय सिंह आपका आपके परिवार जियोग्राफी विद दिग्विजय पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम लोग मुगल काल का तीसरा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस पर विशेष चर्चा होगी। अब एक टॉपिक, एक रूलर और जो मुगलिया सल्तनत का बेताज बादशाह था, वो व्यक्ति जिसने मुगल सल्तनत के जो पैर की खूंट होती है, जिसको गाड़ी हिंदुस्तान के अंदर, उस व्यक्ति के बारे में आज चर्चा करेंगे, जिसका नाम है, मेरे ख्याल से हर एक विद्यार्थी को पता होगा, बाबर। आज साथियों बाबर पे ही हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप लोग रेडी हो जाइए और हम लोग विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बस साथियों, एक आपसे निवेदन है कि हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो वीडियो क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये लड़का तो कम एज का है, खुद तैयारी करता होगा, ये हमें क्या पढ़ाएगा। तो साथियों, मैं आपसे साफ करना चाहूँगा कि उम्र देखकर किसी के जो है ज्ञान का या किसी की एक्सपीरियंस का अनुभव नहीं लगाया जाता है। उसके कार्य देखिए, उसके बाद आप असेस करिए कि हाँ ये यूजफुल था या नहीं था। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर हो सके तो लास्ट तक देखिए वीडियो, अन्यथा फिर आप अभी चले जाइए। क्यों आप अपना 2-4 मिनट का समय बर्बाद करेंगे। और जिन साथियों को भरोसा है, प्लीज़ लास्ट तक देखें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छे से मैं जितना हो सकेगा आपको कंटेंट डिलीवर करता हूँ। चलिए देखिए। चलिए, बाबर के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझेंगे बाबर का पूरा हिस्ट्री समझेंगे। देखिए, बाबर हेडिंग लगा लीजिए आप, बाबर। सबसे पहले बाबर के डीओबी के बारे में अगर हम जानें तो 1483 ईस्वी से ये 1536 ईस्वी तक ये रहता है। लास्ट में एडी लगा लीजिएगा, ठीक है। 1483 से 1530 ईस्वी की बात आती है। यही मुगलिया सल्तनत का संस्थापक है। मुगलिया सल्तनत का संस्थापक है। ये सब पिछला लेक्चर में बताया है कैसे स्थापना हुई है, आप उसको जरूर देख लीजिए। संस्थापक है मुगलिया सल्तनत का, मुगल सल्तनत। साथ ही मुगल जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, आप इसको देख पा रहे हैं। मुगल को हम थोड़ा सा अगर देखें, वो हटा दे तो ये मंगोल बन रहा है। मंगोल और ये मुगल शब्द भी मंगोल से ही एट्रीब्यूट किया गया। मुगल शब्द जो है मंगोल से ही लिया गया है। अब मंगोल के बारे में अगर बात करें तो आप जानते हैं चंगेज खां का नाम हर एक पढ़ने वाला विद्यार्थी जानता है। मैं जब सल्तनत काल डिस्कस करूंगा वहाँ चंगेज खां के बारे में थोड़ा बहुत आएगी जानकारी, तो मैं बताऊंगा। तो बात आती है बाबर के जन्म की। अब सबसे पहले जानते हैं इनका जन्म कब हुआ। तो जन्म इनका 1483 ईस्वी में हुआ है, 1483 में। कहाँ पर हुआ है, एक क्षेत्र है उज्बेकिस्तान। देखिए, आप जब मैं थोड़ा सा एक मानचित्र बनाता हूँ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, या आप उम्मीद है ऐसे ही समझ जाएंगे, मैं ओरली बताता हूँ। देखिए, ये आपका हिंदुस्तान वाला रीजन है, इधर जस्ट आपका पाकिस्तान पड़ता है। पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान, फिर ईरान, फिर इराक। ये इधर नहीं जाना, ईरान के आप ऊपर चढ़ जाइए, अफगानिस्तान के ऊपर, समझ पा रहे हैं। तो वहाँ पर एक देश पड़ता है उज्बेकिस्तान, जो मध्य एशिया के अंतर्गत आता है। समझ में आई आपको बात? बाकी मानचित्र आप अध्ययन करते रहिए, ठीक। 1483 ईस्वी में उसी उज्बेकिस्तान क्षेत्र में एक जगह है फरगना। ये कहाँ पड़ता है, उज्बेकिस्तान।
उज्बेकिस्तान, यहाँ पर इसका जन्म हुआ। आप उज्बेकिस्तान के कैपिटल कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है उज्बेकिस्तान की राजधानी। ये आपका एक क्वेश्चन है, इसका जवाब देना है। बात करते हैं, जाहिर सी बात है सबके माता पिता को भी जानना पड़ता है, तो इनके पिताजी का नाम, इनके पिता का नाम क्या था आपको पता होगा, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, और ये तुर्की से थे। तुर्की मतलब तैमूर वंशज से, तैमूर या टर्की वाले थे, टर्की। इसीलिए जो अब देखो बाप के नाम से ही लड़के का वंशज चलता है, ये आप सभी को पता है। जैसे अगर आपके पिताजी सिंह हैं तो आप भी सिंह लगाएंगे, आपके पिताजी यादव जी हैं तो यादव जी लगाएंगे, जो भी होता है आप लगाते हैं। सेम अजहरी में तुर्की है, तो बाबर को तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान कहा जाता था, आप ये भी जान लें, तुर्क एवं सुन्नी। ठीक, इनके पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा, तैमूर के वंशज थे। और माता, आपको मैंने अभी बताया था मंगोल कहाँ से लिया गया है, सॉरी लाइट चली गई है, तो साथ ही लाइट आ चुकी है, हम सभी लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। देखिए इनकी माता का नाम क्या था, तो अब अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया एक शब्द मंगोल, समझ पा रहे हैं, मुगल कहाँ से आया, मंगोल से। और समझिए इनकी माता का नाम क्या है, पहले माता का नाम बताता हूँ, कुतलुग, कुतलुग निगार खानम। और ये जो कुतलुग निगार खानम है भाई साहब, ये चंगेज खां की वंशज हैं, यानी मंगोल हैं। तो आप समझिए बाबर जो ये प्रोडक्ट है मिक्स प्रोडक्ट है, माँ मंगोल एक खतरनाक आदमी, चंगेज खां तुर्की, महमूद गजनवी, जैसे धाकड़ धाकड़ लोग, और जो दो पावर पॉइंट मिले हैं तो एक नया पावर पॉइंट प्रोडक्ट पैदा हुआ जिसका नाम हुआ बाबर। आप समझ सकते हैं, दो महाशक्तियों के विलय से एक बहुत बड़ी महाशक्ति का उद्भव हुआ है बाबर। बाबर के बारे में जानते हैं। तो ये तो इनका जीवन परिचय एक टाइप का हो रहा है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि बाबर के कुछ अंदरूनी बातें हैं क्या हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे क्लास बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है, आप इतना देख चुके। ठीक, आगे देखिए, बाबर के पिताजी जो होते हैं उमर शेख मिर्जा साहब, बाय ऑफेंस इनका देहांत हो जाता है मात्र जब ये 11 वर्ष की उम्र का होता है बाबर। तो 11 वर्ष की अवस्था जब होती है तो बाबर के पिताजी जो होते हैं वो एक्सपायर कर जाते हैं, समझ गए। अब इनकी दादी रहती हैं, दादी का नाम होता है एहसान दौलत बेग, एहसान दौलत बेग, एहसान दौलत बेग इनकी दादी हैं। और दादी का ही एहसान हो जाता है बाबर के ऊपर कि जो है आपका ये 1494 ईस्वी में, 1494 1494 आई थिंक, बिल्कुल सही क्लियर है। 1494 ईस्वी में एहसान दौलत बेग जो इनकी दादी हैं बाबर के ऊपर एक एहसान कर देती हैं, बाबर को मात्र 11 वर्ष की अवस्था में ही फरगना का शासक बना देती हैं। तो बात आप बहुत ही नोट करके लिखिएगा, फरगना का शासक बन जाता है बाबर 11 वर्ष की अवस्था में। संरक्षण इनकी दादी का है, दादी कौन है, एहसान दौलत बेग। क्लियर है बात आपको, ठीक है। इसके बाद बाबर धीरे धीरे समझदार होता है। बात आती है साथियों सन 1499 के पास की बात है या 1501 समय की बात है। इस समय फरगना के पास ही एक क्षेत्र होता था, फरगना जो उज्बेकिस्तान है, फरगना के पास का ही एक क्षेत्र होता था जिसका नाम होता था समरकंद। समरकंद,
समरकंद को ही एक नाम और दे सकते हैं, उज्बेकिस्तान वाला रीजन है ये, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये उज्बेकिस्तान समरकंद वाले क्षेत्र पर अटैक करता है। क्यों अटैक करता है और ये कब की बात है? सन 1501 ईस्वी में, 1501 ईस्वी में। आप देख पा रहे हैं 83 में पैदा हुआ, 1501 ईस्वी में इतनी हिम्मत आ गई कि किसी दूसरे राज्य पर अटैक कर दे। आप समझ सकते हो, हम आप जब 15-18 साल के रहे होंगे, 18 साल की उम्र में पिताजी के पैसे की खाते हैं रोटी, और समझ नहीं होती है कि आगे करना क्या है, बस जो बताता है जो उस तरह चलते रहते हैं। ये 18 साल में किसी दूसरे राज्य पर अटैक करेगा, और साहब केवल अटैक ही नहीं करेगा, जीत भी लेगा उसको। तो ये समरकंद क्षेत्र पर अटैक करता है और इसको जीत लेता है 1501 ईस्वी में। वो बात अलग कि ये ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता है भाई। देखो युवा खून है, इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, तो एक तगड़ा आदमी आ जाता है। अब वो कौन है? उज्बेक साहब हैं। उनका पूरा नाम देखिए क्या होता है, सेवानी खां उज्बेक। मैं नाम बताता हूँ इनका, सेवानी खां उज्बेक। सेवानी खां उज्बेक साहब जो हैं, सेवानी खां उज्बेक, ये आते हैं जब ये देखते हैं अरे 18 साल का लौंडा बैठा है, ये शासन करेगा, इसको एक बार डांट दिया, चल चट ससुरा शासन करने आया, चट इसको मतलब हड़का दिए, हड़की में ले लिए, और इसके ऊपर अटैक कर दिए। 2-3 तमाचा बाबर पड़ गए और बाबर जो है भैया हार गए। सेवानी खां उज्बेक साहब जीत गए। अब जब इनको मार पीट हुआ, पहले 3-4 घंटा मारे बाबर से कहे चलो यार निकलो। बाबर का यार निकालो ना, यार जाएंगे कहाँ? कह भाग यहाँ, जा जाना जा। ये बात बाबर को बुरी लग गई। और देखिए 2 ही आदमी दुनिया में सक्सेस हुए हैं, या तो इश्क में चोट खाया हुआ और या तो राज्य हड़पा हुआ। राज्य जिसका हड़प जाए वो एकदम समझ लो घायल शेर हो जाता है, और या तो दूसरा केस आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। सेवानी खां उज्बेक, तो सेवानी खां उज्बेक जो हैं वो 1501 ईस्वी में अटैक करते हैं और जीत जाते हैं। परिणाम स्वरूप बाबर जो है अब 1502 ईस्वी में, माफ कीजिएगा ये अटैक जो होता है 1502 ईस्वी में होगा, है ना, क्योंकि 1501 में तो बाबर खुद अटैक करेगा। ये अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद अब क्या करेंगे? ये रूलिंग करेगा, बाबर यहां से निकल जाएगा। अब बाबर जाएगा कहाँ? बाबर के पास तो ये हो गया, ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, फरगना भी गंवाया और समरकंद भी गंवाया। और फरगना में रहते शांति से रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसीलिए कहते हैं हिसाब से काम करना चाहिए। वो बात अड़ी अलग की है, इच्छा शक्ति बहुत बड़ी है तो फिर बात अलग है, और बाबर की तरह होनी चाहिए। फिर बाबर जाता है 1503-1504 ईस्वी में। अब क्षेत्र एक रहता है, आपको ऊपर का भारत का नक्शा पता होगा, बस आपको इतना बताना है, ये राजस्थान वाला क्षेत्र है ये पाकिस्तान आपका पड़ता है। इसी क्षेत्र में वर्तमान समय में पाकिस्तान है ना, तो इसी जगह पर एक जो है क्षेत्र हुआ करता था जिसका नाम काबुल है। काबुल क्या आज भी है, अफगानिस्तान रीजन है ये ऊपर का, इधर है काबुल। काबुल पर अटैक करता है और काबुल को जीत लेता है 1503-4 ईस्वी में। और बाबर अब कहाँ? फरगना से काबुल पहुंच चुका है और काबुल में अधिकार कर लेता है भैया, नई गद्दी बसा लिया। समझ लो चोट खाया हुआ आदमी है, और जो चोट खाया हुआ आदमी होता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। गया अफगानिस्तान के काबुल पे अटैक करता है और यहाँ का बादशाह बन जाता है। समझ पाए आप? ठीक है, तो काबुल पे अटैक करा, जीत गया। अब बात करती है भारत में कब एंट्री करता है, तो यहीं से तो खेल चालू होता है। अब एंट्री कराएंगे इसको हम भारत में, और वो भी भारत में क्या, भारत पहले पाकिस्तान हमारा हुआ करता था, ये अपना ही लड़का है, अलग हो गया, बात अलग की है, कोई दिक्कत नहीं, कभी फिर आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक, तो ये यहाँ से जब अलग हुआ, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये
जब यहाँ पे आया, अब भारत में एंट्री कब करेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मुझको एक बार इसको रफ करना पड़ेगा। यहाँ वाला कपड़ा कहाँ चला गया भाई, एक मिनट। हाँ, तो डस्टर भी नहीं दिख रहा। चलिए मैं रफ करता हूँ इसको। देखिए भाई, अच्छा अच्छा समझ में आ रही हो तो लाइक वाइक भी कर दीजिए यार, शर्माए बैठे हो। ठीक है, अब बाबर अटैक भारत पे कब करता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो साल है 1519 ईस्वी। क्षेत्र यही वो क्षेत्र है। इस जगह एक जगह पड़ती थी भेरा और बाजौर। भेरा और बाजौर में एक जाति होती थी यूसुफ जई। यूसुफ जई, यूसुफ जई जाति पर अटैक करता है और बाबर ये जीत जाता है 1519 ईस्वी में। यही भारत पर पहला अटैक है बाबर का, आप जान लीजिए, समझ पाए। भारत पर पहला अटैक है बाबर का 1519 ईस्वी में, और इसको जीत भी जाता है, भेरा और बाजौर क्षेत्र को यूसुफ जई जाति को हरा देता है। इसी में पहली बार बाबर आर्टिलरी का प्रयोग करता है। आर्टिलरी का मतलब साहब क्या होता है, आर्टिलरी मतलब होता है तोप खाना। कहलक लगा दो सब लोग, उस्ताद ईसा उस्ताद मुल्ला लोग, कल ले माचिस छुआओ ग्राम से खुला, उधर जगह जाके बाढ़ से साफ। तो पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया यूसुफ जई जाति के खिलाफ। भारत पर ये पहला अटैक है। साथ ही भारत में एंट्री हो चुकी है बाबर की। अब बाबर क्या करेगा, सबसे पहले तो मैं कुछ डिस्क्रिप्टिव चीज बताना चाहूंगा। बाबर की एक किताब है अकबरनामा। क्या नाम है, लो क्या बोल रहा हूँ बाबर की किताब है बाबरनामा, माफ कीजिएगा वो गलत निकल गया, बाबरनामा। बाबरनामा, बाबरनामा में लिखता है कि जब ये 1519 ईस्वी में भारत पर अटैक करता है, इस समय भारत में 5 ऐसे राज्य थे जहां पर मुस्लिमों का शासक था। 5 जगह मुस्लिम रूलर थे, मुस्लिम रूलर, और 2 जगह हिंदू रूलर। हिंदू रूलर, हिंदू रूलर कौन कौन से थे, तो आप जानते हैं, एक था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर उस समय हुआ करता था जो है, तो विजयनगर में कृष्णदेव राय शासक हुआ करते थे। हिंदुओं की बात कर रहे हैं। 2 जो थे, एक होता था विजयनगर, एक होता था विजयनगर, एक होता था मेवाड़। मेवाड़ में आप लिखेंगे राणा सांगा जी हुआ करते थे। विजयनगर में कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, और मेवाड़ में राणा सांगा। इसके बाद 5 मुस्लिम रूलर कौन कौन से हैं, मैं इनको भी बता देता हूं इसी वक्त लगे हाथ। देखिए, सबसे पहले गुजरात में जाओगे, गुजरात में मुजफ्फर शाह द्वितीय। मैं इधर लिखने का प्रयास करता हूं, ये 5 मुस्लिम रूलर कौन से हैं, तो 5 नंबर 1 गुजरात। गुजरात में आप कौन लिखोगे, मुजफ्फर शाह द्वितीय। इसके बाद गुजरात के बाद, गुजरात पहला होगा, दूसरा दिल्ली। दिल्ली में कौन पड़ता है, तो दिल्ली में आपका इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। बंगाल, बंगाल, बंगाल में आपका कौन पड़ेगा, तो बंगाल में आई थिंक नुसरत शाह पड़ता है, बंगाल में नुसरत शाह। इसके बाद बहमनी राज्य, बहमनी में काजी कौन पढ़ते हैं, देखिए एक मिनट, काजी मुल्ला शाह, ठीक है,
काजी मुल्ला शाह, मुल्ला शाह। और कोई बचा? देखिए गुजरात, दिल्ली, बंगाल, बहमनी और एक मालवा हो गया, मालवा भी था, मालवा। मालवा में महमूद खिलजी, इसका भाई था महमूद खिलजी, इब्राहिम लोदी का। तो ये 5 रूलर हुआ करते थे। गुजरात में मुजफ्फर शाह द्वितीय, दिल्ली में इब्राहिम लोदी, बंगाल में नुसरत शाह, बहमनी काजी मुल्ला शाह, मालवा महमूद खिलजी। इधर हिंदू राज्य जो 2 हुआ करते थे, विजयनगर और मेवाड़। विजयनगर में कृष्णदेव राय, मेवाड़ में राणा सांगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये आपने देखा। जब इस तरह से रूलर देखा तो उसने बाबरनामा में लिखा कि इस समय भारत की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक ढांचा ठीक नहीं था। 5 जगह मुस्लिम राज्य था और इसी मुस्लिम राज्य होने की वजह से वो फायदा उठाता है, फायदा उठाएगा और भारत पर अटैक करेगा अंदर। समझ पा रहे हैं आप? तो जब ये भारत पर अटैक करेगा तो उस समय भारत पर सबसे पहला अटैक जब करता है तो आप जानते हैं भारत पर अटैक 4 ही इसके प्रमुख अटैक हैं। मैं उन चारों को बता देता हूं, आप इसको लिख लीजिए। तो चारों में पहला कौन सा है? 4 युद्ध करता है। लोग ट्रिक भी बताते हैं, मैं ट्रिक व्रिक नहीं बताने जा रहा। 4 युद्ध कौन कौन से हैं? पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का फर्स्ट युद्ध। मैं इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछले वीडियो में यही बताया है, यहीं से तो बाबर एंट्री करता है भारत में। ठीक है। दूसरा पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध कब होता है? 17 मार्च 1927 ईस्वी, 1527। ये 21 अप्रैल 1526। खानवा के बाद पानीपत, खानवा, इसके बाद चंदेरी, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब होता है? चंदेरी का युद्ध होता है आपका, चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 ईस्वी में। इसके बाद चौथा और अंतिम युद्ध करता है घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। साथियों आप सोच रहे होंगे आगे काहे नहीं अटैक किया? मर जाता है। 1530 ईस्वी में खलास, लड़ते लड़ते घायल हो गया तो मर गया। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 1-2 युद्धों के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे देता हूं। साथियों देखो, अगर समझ में आ रहा है तो भाई थोड़ा सा लाइक वाइक कर दीजिए है, या खाली चेहरा और उम्र देखते रहोगे। उम्र पे मत जाओ साथी। कंटेंट डिलीवर करने का देखिए आप बस। तो पानीपत का प्रथम युद्ध मैं बताने नहीं जा रहा अब आपको। पानीपत का प्रथम युद्ध पिछला वीडियो देख सकते हैं, पूरा मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है। रहा दूसरा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच होता है, कब होता है? 17 मार्च 1527 ईस्वी। किसके किसके बीच होता है? राणा सांगा और बाबर। राणा सांगा की हार हो जाती है, बाबर की जीत हो जाती है। बाबर यहां पर एक और नई चीज अपनाता है। देखो पानीपत में इसने 2 चीजें अपनाई थी। पानीपत में क्या क्या अपनाई थी? पहली चीज तुगलमा युद्ध नीति, तुगलमा युद्ध नीति। दूसरी चीज तोप खाने का प्रयोग, तोप खाने का प्रयोग। ये ईरान से 2 तोपची लेकर आया था, पिछले वीडियो में बताया है आपको। अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं पता है पिछला वीडियो देख के कमेंट कीजिए। 2 तोपची कौन थे? जो तोप में गोला भरते थे और माचिस छुआते थे, उन दोनों तोपचियों का नाम बताना है। तीसरी चीज इस जगह प्रयोग करेगा इस युद्ध में, नाम उसका क्या है? उस्मानी रूमी विधि। उस्मानी
रूमी विधि। ये कैसी विधि भैया? इसमें होता क्या था, देखिए जैसे तोपें हैं हमारे, मेरे पास 10 तोपें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लाइन से मैंने गड़वा दी, जमीन में गड़वा दी और सबको जंजीर से बंधवा दिया ताकि इधर उधर कोई हिले ना जाए, क्योंकि जब माचिस छुआ तो कंपन होता है। और जब सबको एक डोर से बांध देना, एक साथ माचिस लगाओ, 10 तोपों से गोला निकले। इस विधि को उस्मानी रूमी विधि कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ऐसे लगी हैं 10 ठो, अब इनको सबको जोड़ दिया है। अब यहाँ से बाती लगी है, यहाँ से हमने माचिस छुआ दी और ये माचिस छुआ दी, ये गई गई गई, इधर से निकला भाड़, इधर से निकला भाड़, भाड़ भाड़ भाड़, सब पूरा एकदम एक तरफ से धड़ 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 धड़। राणा सांगा इतनी बड़ी सेना लेकर आए थे, इतने दीवान, इतने राजा महाराजा सब कुछ थे, लेकिन बाबर की तोपों के आगे नहीं चल पाई एक किसी की, और ये हार गए। ये उस्मानी रूमी विधि भी लगा देता है, तो इस वजह से ये हार जाते हैं। खैर, आपको मैं बता दूं, अगर आपको राणा सांगा और बाबर का खानवा का युद्ध पढ़ना है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से 7-8 मिनट का वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मुझे राजस्थान हिस्ट्री काफ़ी अच्छी लगती है और इस युद्ध के बारे में जो कुछ भी जानकारी महत्वपूर्ण है, मैं कम से कम 5-10 मिनट इस पर आराम से बता सकता हूं और काफ़ी डिटेल्ड में डिस्क्राइब कर दूंगा। अगर आपको जानना है खानवा का युद्ध, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगला युद्ध होता है, बाकी आगे कुछ नहीं बताऊंगा मैं, आप समझ लीजिए। अगर मैं बता दूं, राणा सांगा को कहा जाता है क्या? सैनिकों का भग्नावशेष। आप लिख लीजिए, सैनिकों का, ये टाइटल है, सैनिकों का भग्नावशेष। भग्नावशेष किसको कहते हैं? सैनिकों का भग्नावशेष राणा सांगा को। फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री के पिता किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड कौन है? फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान इतिहास के पिता, राजस्थानी इतिहास के पिता जेम्स टोड साहब को कहा जाता है। तीसरा युद्ध देखते हैं। तीसरा युद्ध कोई बहुत विशेष नहीं है, खानवा के बाद आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, साथी चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 ईस्वी में। चंदेरी में मेदिनी राय हुआ करते थे, मेदिनी राय, और इधर बाबर। अब बाबर के आगे जब राणा सांगा नहीं टिके तो ये कहाँ टिक जाएंगे? खत्म काम। इसके बाद अंतिम युद्ध जो होता है घाघरा का युद्ध। बाबर चाहता था कि अब खिलजी जो पूरा लोधी वंश से पूरा समाप्त हो जाए, तो घाघरा का युद्ध करता है। घाघरा का युद्ध करता है। घाघरा का युद्ध कब होता है? घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में होता है, महमूद शाह खिलजी से करता है। मैं 1 मिनट आपको बताता हूं। ठीक है, तो महमूद लोदी होते हैं यहाँ पर। ये घाघरा क्षेत्र में एक शासन हुआ करते थे, महमूद लोदी। महमूद लोदी, महमूद लोदी को मारता रपटाता है, महमूद लोदी जाते हैं डर। महमूद लोदी यहाँ से निकलते हैं, कहाँ चले जाते हैं? बंगाल क्षेत्र में चले जाते हैं। एक आदमी रहता है नुसरत खां, नुसरत खां। नुसरत खां के पास जाते हैं और सोचते हैं बाबर का मुकाबला दोनों लोग मिलकर कर लेंगे, महमूद लोदी और नुसरत खां। लेकिन साथियों, रिजल्ट क्या आता है? बाबर जीत जाता है, इन दोनों को मार डालता है, दोनों काम खत्म। तो इस तरह से बाबर ने चारों युद्ध लड़े और परिणाम स्वरूप आकर के 1530 ईस्वी में बाबर की डेथ हो जाती है। साथी, ये हो गया आपका बाबर का पूरा कारनामा। अब मैं बाबर के कुछ अंतिम चरण पे चलता हूं, इनकी रचनाओं पे, इनके कुछ प्रयोगों के बारे में। देखिए, बाबर जो है, पहली बात, बाबर ये तुर्की और जो है फारसी दोनों भाषाओं का ज्ञान था इसको। तुर्की का भी ज्ञान था प्लस फारसी भाषा का भी ज्ञान था, दोनों भाषाएं जानता था। बाबर की जो आत्मकथा है, आत्मकथा
जिसका नाम बाबरनामा है, मैंने पहले भी जिक्र किया है। बाबरनामा, बाबरनामा किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है, तुर्की भाषा में। तो और मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। मुगलों की राजभाषा क्या है? राजभाषा फारसी। तो इसका फारसी में अनुवाद किसने कराया? तो अकबर के समय में इसका फारसी में अनुवाद हुआ, दो लोगों ने किया था, जिनका नाम क्या था? एक तो पायंदा खां थे, पायंदा खां, और दूसरा आदमी था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, ये कौन है साहब? ये अकबर के संरक्षक, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पुत्र है, बैरम खां का पुत्र है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पुत्र है अब्दुल रहीम खान खाना। इसने फारसी में अनुवाद कराया, फारसी में बाबरनामा का अनुवाद कराता है। इसी बाबरनामा में इसने भारत की महत्वता को दर्शाया है। क्या कहा है? भारत में गंगा नदी की पवित्रता को बताया है, फलों के राजा आम को भारत का राष्ट्रीय फल बताया है, भारत को धनी राष्ट्र बताया है, कारीगरों का देश बताया है, उद्यमों की नगरी बताई है। बहुत सारी विशेषताएं इस बाबरनामा में दिया है बाबर ने। बाबर ही आराम बाग बनवाता है। क्या? आराम बाग। आराम बाग, आराम बाग कहां पर है आपका पता है? आगरा, आगरा में है आराम बाग। बाबर जब मृत्यु होती है तो इसको आराम बाग में ही दफनाया जाता है, मगर इसकी अंतिम इच्छा थी कि मैं मरूं तो मुझे वहां पर दफनाया जाए जहां से मैंने अपना विजय पथ चालू किया था। हर आदमी लगभग यही सोचता है, जो एक अच्छा और बहादुर वीर होता है वो यही सोचता है कि मैं मातृभूमि मिले। तो इसकी इच्छा थी कि काबुल में दफनाया जाए, तो परिणाम स्वरूप इसको खुदवाया गया और फिर काबुल भिजवाया गया, काबुल में इसको दफनाया गया। बाबर ने ही एक और शैली खोजी थी, मुबैयान पद्य शैली। याद रख लीजिएगा इसको, मुबैयान पद्य शैली, ये गायन शैली है। तो बाबर को पता चलता है कि संगीत का भी रुचि थी। मैं एक मिनट देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं। जी भैया सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं। मुबैयान पद्य शैली, बाबर के समय में ही एक फारस का चित्रकार था जिसका जिक्र मिलता है, उसका नाम मैं बता देता हूं, चित्रकार फारस का, जिसका नाम क्या रहता है? फारस का जो चित्रकार रहता है इसका नाम रहता है आपका विजाद, विजाद नामक चित्रकार रहता है। क्लियर है आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो विजाद नामक चित्रकार भी बाबर के समय में आता है, इसकी भी जानकारी होती है। बाबर ईंटों की मस्जिद भी बनवाता है ना, तो ये भी आप जान लीजिए, ईंटों की मस्जिद एक बनवाता है, ईंटों की मस्जिद। अब ईंटों पत्थर की बनती ही होंगी, वो काहे बनेंगी यार, लेकिन अब है तो जान लीजिए, कोई विशेष महत्व नहीं है इसका। ईंटों की मस्जिद बनवाता है। अगर पूछे कोई, मान लो वैसे ये जानकारी आपको होनी चाहिए, जो बाबरनामा है इस किताब को कई लोगों ने, कोई फ्रांस में जो है डिसाइड, मतलब क्या बोलते हैं, फ्रांस में अनुवाद किया है, कोई इंग्लिश में अनुवाद किया है। अगर इंग्लिश वाली बात करें तो इसको इंग्लिश में किसने अनुवाद किया है? इसको बाबरनामा को अंग्रेजी में अनुवाद किया है एनी बेवरेज, एनी बेवरेज, एनी बेवरेज ने किया है फारसी अंग्रेजी में अनुवाद, और नाम क्या दिया इसका? वाक़िया ए बाबरी, वाक़िया ए बाबरी। आप याद कर सकते हैं, कोई खासा महत्वपूर्ण है और नहीं भी है आप जानकारी रखें, ज़्यादा अच्छा। हाँ, एक बात और बताएं, बाबर का जो मैंने जीवन परिचय बताया था, बाबर का जीवन परिचय जो है उसकी जानकारी हमने कहाँ से ली है, तो मैं आपको बता दूं, एक किताब है जिसका नाम देखो क्या है, उस किताब का नाम होता है एन एम्पायर बिल्डर एट द 16th सेंचुरी। मैं नाम लिखता हूं,
एन एम्पायर बिल्डर एट द 16th सेंचुरी। ये किताब है विलियम रसरूक, जो कि बहुत बड़े इतिहासकार हैं, विलियम रसरूक। इसी में से बाबर का हमने जीवन का वृत्तांत तो उठाया है, शुरू का कब पैदा हुआ, कहाँ मरा, क्या, सब ये पूरी जानकारी इस किताब से ली। तो ये बाबर का है। बाबर के 4 पुत्र हुए हैं, इसके बाद आप सभी लोग जानते हैं वो पुत्र कौन कौन से हैं बाबर के पुत्र। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदल, ये 4 पुत्र हैं साहब। अब हुमायूं जो है इस पर महत्वपूर्ण है, अगला रूलर मुगल बादशाह का ये होगा, जो कल का लेक्चर मिलेगा आपको उस पर चर्चा होगी। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। साथ ही ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कोशिश की काफ़ी हद तक आपको कंटेंट डिलीवर किया, फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है आप सुझाव दीजिए, आपका सुझाव ही हमारे लिए सर्वोपरि है, और आप जो भी देंगे मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो साथ ही आपसे निवेदन है, अगर आपको कंटेंट मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि और भी लोगों की अगर मैं इतनी सी भी मदद कर पाऊँ तो यही मेरी सबसे बड़ी ज़िंदगी की पूंजी है, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि आप अपना सहयोग और प्यार सपोर्ट देते रहें। आपको जल्द मिलेंगे, फिर कल अगले वीडियो पर हुमायूं पर चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।